नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे, एमडी ट्यूटोरियल्स का फाउंडर आपके लिए लेकर आया हूँ पहल बैचेस की सीरीज़। ओके, तो इस पहल बैचेस की सीरीज़ ये ऐसे छात्रों को लेकर पॉइंटेड है, ऐसे छात्रों को लेकर कॉन्सेंट्रेटेड है जो कि सरकारी अथवा निजी विद्यालयों में हिंदी माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं और किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी को अंग्रेजी माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को हिंदी माध्यम में एक उच्च स्तरीय और गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराएं ताकि वो भी बराबर अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ आईआईटी जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बराबरी से कॉम्पिटिट कर सकें। तो इस सीरीज़ के साथ मैं कुछ डेमो लेक्चर्स की सीरीज़ के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का 3rd चैप्टर परमाणु एवं अणु है। हम किसी भी चैप्टर को, आप जानते हैं कि ये जो हमारे लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल बोर्ड के सरकारी विद्यालयों और निजी विद्यालयों जहां एनसीईआरटी शिक्षा के बेसिस पर पढ़ाई की जा रही है, उन सभी के लिए इक्वली महत्वपूर्ण है और हम लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमारा आज जो पहला चैप्टर है ये परमाणु एवं अणु है, जो कि क्लास 9th का साइंस का 3rd चैप्टर है। इन चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए हमने एक विशेष मॉड्यूल को डिज़ाइन किया है जिसमें हम सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का पूरा सार एक बार उपलब्ध कराएंगे, पूरी एनसीईआरटी, ताकि आपको रीडिंग करने में कोई परेशानी ना हो जब आप एनसीईआरटी की बुक को उठाकर पढ़ रहे हों। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि एनसीईआरटी की बुक्स में जब आप कुछ दूरी तक पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद ये बुक्स आपको बोझिल नज़र आने लगती है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे उदाहरण और क्रियाकलापों का समावेश है, जिसकी वजह से कभी कभी छात्र का मन भटक जाता है। तो हम एनसीईआरटी के सार को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने रखेंगे और उसके अलावा जब एनसीईआरटी का सार कंप्लीट हो जाएगा तो हम अतिरिक्त ज्ञान सामग्री के साथ आपके सामने आएंगे और देन फिर हम एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और अंततः हम किसी चैप्टर का एक थॉरो रिवीजन करेंगे जिसमें पूरे चैप्टर का समग्र सार आ जाएगा, संक्षिप्त सार आ जाएगा और उससे संबंधित पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। यह हम 9th से 12th तक सभी बैचेस के साथ करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू। तो जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, ये है हमारा परमाणु एवं अणु। परमाणु और अणु संसार में मौजूद किसी भी तरीके के द्रव्य, देखिए आप जानते हैं कि जो परमाणु और अणु है, ये जो अध्याय है ये रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो सबसे पहले क्यों ना रसायन विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला जाए और इसके बाद फिर हम मुख्य चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है रसायन विज्ञान। आप जानते हैं बच्चों, विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, जिसमें पहला है भौतिकी, या इसी को आप भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बोला जाए तो फिजिक्स। इसी तरीके से जो दूसरी शाखा है वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, कोई कोई इसे रासायनिकी भी कह देता है और अंग्रेजी में इसे बोला जाता है केमिस्ट्री। तीसरी शाखा जीव विज्ञान है, जिसमें आप मानव सहित समस्त जीव जंतुओं और पेड़ पौधों, एनिमल किंगडम एंड इसी तरीके से जो प्लांट किंगडम होता है उसके विषय में पढ़ाई करते हैं। तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजी। बच्चों, तीनों ही विज्ञान की शाखाएं आपके निजी जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इस वजह से 9th से लेकर 12th तक की पढ़ाई ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन क्रैक करने में और बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये आपके निजी जीवन में आने वाली बहुत सारी ऐसी घटनाओं का भी वर्णन करता है जिन्हें आप साधारणतया आज तक देख पाने में असमर्थ थे। तो आज हम रसायन विज्ञान को लेकर संकेंद्रित हैं, तो रसायन विज्ञान पर बात करेंगे। एक वैज्ञानिक थे बच्चों, एंटोनियो एल लेवोइसियर, ठीक है। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद थोड़ा सा अलग तरह से किया गया है एनसीईआरटी में, जिसको आपने इग्नोर करना है बच्चों। तो रसायन विज्ञान में सबसे पहला काम यदि किसी वैज्ञानिक ने किया था तो उन वैज्ञानिक का नाम था एंटोनियो लेवोइसियर। तो इन्हें ही रसायन विज्ञान का जनक भी माना जाता है।
रसायन विज्ञान के जनक का मैं नाम फिर दोहरा रहा हूँ और स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, एंटोनियो एल लेवोसिए। पढ़ते वक्त आप इसको लेवोसिए पढ़ेंगे, वैसे अगर स्पेलिंग वाइज देखा जाए तो लेवोइजियर नजर आएगा। ओके, तो रसायन विज्ञान के जनक का नाम एंटोनियो एल लेवोइसियर थे और इसके अलावा प्राउस्ट जैसे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए और रसायन विज्ञान शाखा की शुरुआत जो दस्तावेजों के तौर पर देखी जाती है वो इन्हीं के समय से देखी जाती है। तो एंटोनियो एल लेवोइसियर ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान का नियम भी दिया जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसी चैप्टर का आगे जाकर एक पार्ट बनेगा। तो रसायन विज्ञान के जनक एंटोनियो एल लेवोइसियर थे। आज हम बात करने वाले हैं पहले साधारण भाषा में कि रसायन विज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप जानते हैं संसार में कोई भी चाहे तत्व हो चाहे कोई द्रव्यमान हो, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे अणु और परमाणु होते हैं। किसी पदार्थ को उसके अणु और परमाणु के स्तर पर जाकर पढ़ना और उसकी समझ बनाना ही रसायन विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि बायोलॉजी ले लें या फिर फिजिक्स ले लें, दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर अणु और परमाणु निश्चित तौर पर आने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि रसायन विज्ञान को पढ़े बिना आप भौतिक और जीव विज्ञान की ओर नहीं जा सकते। तो भौतिक और जीव विज्ञान की ओर जाने के लिए रसायन विज्ञान का अध्ययन बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस विज्ञान को कहा गया बच्चों केंद्रीय विज्ञान। तो रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल साइंस। मैं कुछ अंग्रेजी शब्दों को भी आपको बताते चलूंगा ताकि आपको अग्रिम भविष्य में कोई परेशानी ना हो। इसे हम सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम अपने आसपास मौजूद वस्तुओं का सूक्ष्मदर्शी स्तर इसको कहते हैं बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए जहां पर शब्द माइक्रो आ जाता है वो बहुत ही छोटी चीजों के लिए होता है। तो माइक्रोस्कोपिक स्तर पर अध्ययन करते हैं। आप साथ में नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं क्योंकि मैं कुछ धीमी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ और इसके साथ आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो बाद में आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा अधिक समय मिल पाएगा। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा से हमने क्या जाना, अपने आसपास मौजूद सभी पदार्थों का यदि हम सूक्ष्मदर्शी के स्तर पर अध्ययन करें तो ये रसायन विज्ञान है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आप सूक्ष्म स्तर पर किसका अध्ययन करते हैं? आप रसायन विज्ञान में सूक्ष्म स्तर पर करते हैं बच्चों किसी भी द्रव्य का अध्ययन। ठीक है, तो आज का जो एक नया वैज्ञानिक शब्द निकल कर आता है द्रव्य। ध्यान रखिएगा, आप इसे द्रव नहीं कहेंगे। आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं किसी भी द्रव्य की, ठोस, द्रव और गैस। आप उस द्रव से इसको कंफ्यूज ना करें, ये द्रव्य है। द्रव्य अथवा द्रव्य को ही एक और भाषा में कहा जा सकता है बच्चों पदार्थ। साथ ही साथ इसका अंग्रेजी माध्यम में अर्थ होता है मैटर। ओके, तो आखिर ये द्रव्य क्या है? अपने आसपास मौजूद जितनी भी चीजें हैं जो कि स्थान घेरती हों और जिनका खुद का द्रव्यमान होता हो, अर्थात आपको उसे उठाने में थोड़ा सा वजन फील होगा, आपको कुछ उठाने में भारी सी लगेगी। साथ ही साथ अगर वो किसी स्थान को भी घेरती है तो वो एक तरीके से क्या है, वो द्रव्य है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमारे आसपास क्या वायु है, वह भी द्रव्य है?
बिल्कुल द्रव्य है। मैंने बोला कि द्रव्य क्या करता है, स्थान घेरता है। तो वायु ने आपके चारों ओर के सराउंडिंग को बच्चों घेर रखा है, तो इसीलिए वायु भी एक तरीके का द्रव्य माना जा सकता है। तो द्रव्य की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही आगे आने वाली कुछ परिभाषाओं के साथ आपस में जुड़ती है, संयुक्त होती है। तो इसीलिए द्रव्य की परिभाषा आपको अच्छे से समझना जरूरी है। हमारे आसपास मौजूद वह सभी कुछ जो स्थान घेरता हो, वह जिसका स्वयं का द्रव्यमान होता है, वह जिसका स्वयं का द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। अब बच्चों, जो द्रव्य है वह आसपास का स्थान घेर रहा है। रुका हुआ पानी भी स्थान घेरता है और बहता पानी भी स्थान घेरता है। इसका मतलब द्रव्य चल अवस्था में अर्थात मोशन की स्टेट में, और अचल अवस्था में अर्थात स्टेशनरी स्टेट में यानी कि रुका हुआ भी हो सकता है। तो द्रव्य का एक दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है, महत्वपूर्ण बिंदु द्रव्य के संदर्भ में ये है कि यह चल अथवा अचल दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। अवस्था से तात्पर्य आपको समझना होगा बच्चों। आपने कक्षा 8 में जब बल वाला चैप्टर पढ़ा था, जब फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपको किसी भी पदार्थ की दो अवस्थाओं के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता था। तो आप दो अवस्थाएं बताते थे, जिनमें पहली अवस्था है स्थैतिक अवस्था यानी कि रुकी हुई अवस्था, जिसको अचल बोला जाता है, और दूसरी अवस्था है मोशन की अवस्था यानी कि चल अवस्था, जिसमें कि कोई पदार्थ गति कर रहा होता है। तो द्रव्य जो है ये चल और अचल दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। यदि द्रव्य की परिभाषा पर गौर किया जाए, देखिए बच्चों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड पेन से, तो इसमें एक विशेष वैज्ञानिक बिंदु निकल कर आता है जो कि है द्रव्यमान। हम अगली चीज जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो द्रव्यमान पर है। अगली परिभाषा आती है बच्चों द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी भाषा में मास कहा जाता है। द्रव्यमान की परिभाषा देने के लिए सबसे पहले हम द्रव्यमान को दो शब्दों में तोड़कर देखते हैं। पहला शब्द मिलता है बच्चों द्रव्य, द्रव्य को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और प्लस मान। तो द्रव्य धन मान अर्थात द्रव्यमान। द्रव्य जो है ना, आप जानते हैं कि ये बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कोई द्रव्य अगर आपको दे दिया जा रहा है, अगर आपको एक गिलास पानी दिया जाता है तो एक गिलास पानी अपने आप में पूरा पानी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो एक गिलास पानी है सिर्फ वही पानी का मॉलिक्यूल कहा जाएगा, उसके अतिरिक्त जो मॉलिक्यूल हैं उन्हें हम पानी का मॉलिक्यूल ना बोलें, कुछ और बोलें। एक टब में अगर पानी भर दिया जाए तो हम उसे कुछ और बोलें, ऐसा नहीं है। असल में जो द्रव्य होता है ना, ये बहुत छोटे छोटे एक जैसे कणों से मिलकर बना रहता है, जिनको हम अणु या परमाणु बोलते हैं। ये कण बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। जैसा कि मैं शुरुआत में ही परिभाषा की बता चुका हूँ कि रसायन विज्ञान के अंदर हम इन सूक्ष्म कणों का ही अध्ययन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अध्ययन करते हैं। तो द्रव्य भी जाहिर सी बात है सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब जो द्रव्य है यह है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है,
प्यारे बच्चों, ये जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, इन सूक्ष्म कणों को हम कहते हैं, आप बोर्ड पे नज़र रखिएगा, इन सूक्ष्म कणों को हम कहते हैं बच्चों अणु व परमाणु। अब दूसरे शब्द पर आते हैं बच्चों। दूसरा शब्द है बच्चों मान। मान अर्थात मात्रा, और मात्रा का संदर्भ किस चीज से है? कोई वस्तु कितनी ज्यादा या कितनी अधिक है। यदि सूक्ष्म कण बहुत ज्यादा होंगे तो इसका मतलब मात्रा भी ज्यादा होगी, यदि सूक्ष्म कण कम होंगे इसका मतलब मात्रा भी कम होगी। तो सूक्ष्म कणों का अधिक होना बताता है द्रव्यमान के अधिक होने को, और सूक्ष्म कणों का कम होना बताता है द्रव्यमान के कम होने को। तो यदि हम द्रव्यमान की साधारण भाषा में एक परिभाषा लिखने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं किसी द्रव्य के भीतर उपस्थित सूक्ष्म कणों की मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। बच्चों, अणु और परमाणु को अंग्रेजी भाषा में क्रमशः मॉलिक्यूल एंड एटम कहा जाता है। ठीक है, तो जिस पदार्थ के अंदर जितने अधिक मॉलिक्यूल्स होंगे हम कह सकते हैं कि उसका मास भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो मास का सीधा रिलेशन यहाँ पर किससे है? अणु अथवा परमाणु से। आप स्क्रीन देख सकते हैं, एक बार फिर से इस चीज़ को देखें, फिर हम अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। चलिए छात्रों, हमने द्रव्यमान की परिभाषा का अध्ययन किया था। आइए अब इन सूक्ष्म कणों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर यानी कि दाएं सबसे ऊपरी छोर पर देखेंगे तो आपको एक जल की बूंद दिखाई गई है। ये एक आइडेंटिकल डायग्राम है, ये सत्य डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए है। अब मैं जिस उदाहरण को लेने जा रहा हूँ उसी से मैं अणु और परमाणु की व्याख्या करूँगा। इसके लिए इस फिगर का बहुत ज़्यादा महत्व है, आप देखिएगा। चलिए बच्चों, एक उदाहरण लेते हैं। आपके आसपास जितना भी द्रव्य है उस द्रव्य में एक वस्तु जरूर हो सकती है, पानी। आप जानते हैं कि आपकी पूरी अर्थ जो है, पृथ्वी है, उसका 2/3 हिस्सा पानी से बना है। तो उदाहरण के लिए क्यों ना पानी को ही लिया जाए। तो पहला उदाहरण है बच्चों जल। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पाया गया है कि जो जल है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे 2 तत्व उपस्थित होते हैं। तो मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ। जल के अंदर बच्चों 2 तत्व जो उपस्थित हैं उनके नाम क्या हैं? आप भी साथ में दोहरा सकते हैं। पहला तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ये जो तत्व होते हैं ना, इनको इससे ज़्यादा छोटी फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन भी किन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन अपने आप में अपना एक अस्तित्व रखता है, इसी तरीके से ऑक्सीजन भी स्वयं में ही अपना एक अस्तित्व रखता है। हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो कि अपना अकेले का अस्तित्व रखते हैं, ऐसे पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। बच्चों, आज तक वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार पाए गए कुल तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर कुल तत्वों की संख्या कितनी है बच्चों? कुल तत्वों की संख्या कितनी है बच्चों? 118। तो उन 118 में ही 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की महत्वता से आप भलीभांति परिचित हैं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो आपके लिए प्राणवायु का काम करती है।
तो जब आप श्वसन कर रहे होते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया में मनुष्य के श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है बच्चों ऑक्सीजन गैस। यद्यपि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन गैस दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के मामले में आती है। आप जानते हैं हमारे वातावरण में सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है बच्चों वो नाइट्रोजन है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वह ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं जल के अणु के ऊपर बात कर रहा था बच्चों। जल जो होता है ना ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्व हैं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्व हैं। और बच्चों तत्वों को उनसे छोटी किसी फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो तत्वों को अगर उनसे छोटी फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अविभाज्य हैं, अर्थात इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। अर्थात हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अविभाज्य हैं। बच्चों हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान के अंदर H शब्द के संकेत से दिखाया जाता है, वहीं ऑक्सीजन को रसायन विज्ञान के अंदर O लेटर के संकेत से दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप बगल में जल की बूंद देख रहे हैं। मैंने बताया था कि ये जो फिगर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो जल की बूंद है इसके अंदर लिखा है बच्चों H2O। इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखा है H2O। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये दो हाइड्रोजन, यह दो हाइड्रोजन व एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तात्पर्य यह है कि जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन किसी रासायनिक प्रक्रिया के तहत आपस में मिलते हैं तो ये जल का निर्माण करते हैं। अब ये जो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे ये अविभाज्य थे। किसी भी द्रव्य का वह कण, वह सूक्ष्मतम कण, आप देखिए किसी द्रव्य को अगर आप तोड़ते जाएंगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते चले जाएंगे। एक निश्चित सीमा ऐसी आएगी जिसके बाद आप उन टुकड़ों को और नहीं तोड़ सकते हैं। उस सीमा पर जो आपके पास सबसे सूक्ष्मतम कण रह जाएगा जो कि अविभाज्य होगा, उसी अविभाज्य कण को आप कहते हैं बच्चों परमाणु। उसी अविभाज्य कण को हम कहते हैं परमाणु। तो परमाणु एक तरीके से सबसे छोटा व अविभाज्य कण हुआ। तो मैं परमाणु की परिभाषा को यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, परमाणु किसी द्रव्य का, परमाणु किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम कण है जो कि अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब आप उसको और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। यानी कि यदि आपको वातावरण में बच्चों हाइड्रोजन मिलेगा तो वो H की फॉर्म में मिलेगा, और आप इसको H से तोड़कर हाफ H और हाफ H, आधा H और आधा H जैसे दो टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। ये एक गलत प्रयास होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आप ऐसे छोटे छोटे कणों को जोड़ अवश्य सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि आपको जल मिला पूरा का पूरा, तो जल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो परमाणुओं के मिलने से आपको एक जल का अणु मिला है बच्चों, जो परमाणुओं के मिलने से यानी कि छोटे छोटे अविभाज्य कणों के मिलने से आपको पूरे का पूरा एक H2O बच्चों क्या है, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। H2O क्या है बच्चों, H2O है जल का
रासायनिक सूत्र। आप जिस कोने पर मैं इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ उस कोने का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार ले लीजिए, फिर हम दोबारा शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम बात कर रहे थे परमाणु की, जो कि द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि अविभाज्य है, और ऐसे कई परमाणु मिलकर रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़कर, देखिए रासायनिक बंध को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? बंध अर्थात बॉन्ड, बंध अर्थात बॉन्ड। बॉन्ड मतलब जब दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, चाहे मजबूती से जुड़ें या फिर हल्के जुड़ें, वो एक बंध बनाती हैं। तो इसी तरीके से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के अणु ने बच्चों बंध बनाया, और क्या बना दिया? इन्होंने मिलकर हाइड्रोजन का एक, इन्होंने मिलकर वाटर का एक अणु बनाया है। तो ये क्या है बच्चों? जल का अणु। अर्थात अणु किनसे बना? अणु बना परमाणुओं के मिलने से। तो आइए अणु की परिभाषा को भी यहां पर परिभाषित करते हैं। बच्चों अणु भी कोई बहुत बड़ी इकाई नहीं है तो ये भी बहुत सूक्ष्मतम, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है। किन में तोड़ा जा सकता है? परमाणुओं में। तो अणु द्रव्य के वह छोटे कण हैं जो परमाणुओं के रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से मिलने पर बनते हैं। तो बच्चे जो अणु होते हैं, अणु को अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल। ऊपर के उदाहरण से बच्चों आपने क्या समझा? आपने समझा, हम इसका संक्षेप लिखते हैं। ऊपर के उदाहरण से आप एक बात को समझने में समर्थ हैं कि जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है ये परमाणु हैं, जबकि H2O यानी कि वाटर एक मॉलिक्यूल है। ओके, संक्षेप यह निकला कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु हैं, जबकि जल इन दोनों के संयोग से बना, इन दोनों के संयोग से बना एक अणु है। अणु परमाणु के अंतर की भी हम व्याख्या करेंगे बच्चों, लेकिन उसकी व्याख्या करने के लिए पहले हमें कुछ नियमों को पढ़ना होगा जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, उनको मैं आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से लाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात को और समझते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुल 118 तत्व हैं। यदि 118 तत्व हैं तो कोई तत्व पहले आता होगा, कोई बाद में आता होगा। वैज्ञानिकों ने इन सभी तत्वों का एक विशेष स्थान रसायन विज्ञान के अंदर निर्धारित किया है। इस विशेष स्थान में सबसे पहला स्थान किसका आता है बच्चों? सबसे पहला स्थान जो आता है तत्वों में, पहला स्थान बच्चों दिया गया है हाइड्रोजन को। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। तत्वों में जो सबसे प्रथम तत्व है बच्चों वो हाइड्रोजन है। इसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। इस इतिहास को समझने में आप कक्षा 10 में समर्थ हो पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जानिए कि हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व है। और तत्वों में
8वां तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों, वो है आपकी प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन। यदि मैं पहला और 8वां कहता हूं, इसका अर्थ है कि मैं कहीं ना कहीं उनके स्थानों की व्याख्या कर रहा हूं। जैसे आप कक्षा में जब स्थान आते हैं आपके, तो प्रथम स्थान आता है, द्वितीय आता है, कोई नीचे से दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो इसी प्रकार से तत्वों में भी शुरुआत से 1 2 3 4 करके नंबरिंग होती है। इस नंबरिंग को अंकों में इस क्रम को कहते हैं बच्चों परमाणु क्रमांक। इस क्रमांक को क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु क्रमांक। तो किसी पदार्थ का जो भी तत्व का स्थान होगा वही उसका परमाणु क्रमांक भी कहलाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या हो गया बच्चों? पहला। परमाणु क्रमांक क्या हो गया? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हो गया 1। आप इसको मैथमेटिकल नंबर, ठीक है, अंकगणितीय नंबर से दिखाएंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक इसी प्रकार कितना हो गया? 8। प्यारे बच्चों, अभी के लिए आपको एक स्टैटिक डाटा मेरे साथ याद करना होगा। मैं आपको बताता हूँ और बाद में मैं उसका कारण भी आपको विस्तार सहित बताऊंगा जब हम उस पर्टिकुलर चैप्टर पे पहुँचेंगे। ओके, आपको ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है, परमाणु बहुत छोटा है, लेकिन बहुत छोटा होने के बावजूद भी एक कण है। और जहाँ पर कण आता है, कण के साथ उसका द्रव्यमान अवश्य निहित होता है। तो कभी भी जब आप परमाणु भार की बात करें या फिर आप द्रव्यमान संख्या की बात करें, तो द्रव्यमान संख्या के मामले में हाइड्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या है बच्चों, ये आपको अभी मेरे साथ सिर्फ याद करना है, बाद में इसके कारण की अच्छी तरीके से व्याख्या की जाएगी। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या को कहते हैं बच्चों 1। अब हाइड्रोजन को बच्चों हमने 1 डिसाइड कर दिया। आप देखते हैं जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पर सब्जी वाले के पास बहुत तरीके के वाट रखे हुए होते हैं, जिसमें एक वाट 1 किलो का होगा, एक 50 किलो का भी हो सकता है अगर आप आटे की चक्की पे जा रहे हैं तो, ठीक है। तो जो 1 किलो का वाट होता है, अगर आप किसी से कहते हैं कि मुझे 2 किलो आम दे दीजिए, तो वो क्या करेगा? यदि उसके पास सिर्फ 1 किलो के बाट मौजूद हैं तो वो 1 किलो के 2 बाट रखते हुए आपको 2 किलो आम दे देगा, अर्थात उसने 1 किलो के 2 बाट रखे। इसी प्रकार हाइड्रोजन हमारे रसायन विज्ञान के अंदर 1 किलो है, ठीक है। अगर हम 1 किलो के 16 बाट रखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जैसे 16 अगर हम परमाणु रख दें और उनके भार को निकालें तो बच्चों हमें ऑक्सीजन का भार मिलता है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी हुई बच्चों? 16 है, ठीक है। अब जरा वापस से आप जल के अणु में मेरे पास आएंगे। देखिए जल का अणु कैसा है बच्चों? हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। यदि बच्चों हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो इसका मतलब 2 परमाणुओं का द्रव्यमान भी लगेगा। 2 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? 2 गुणा 1, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 है, तो 2 परमाणुओं का द्रव्यमान 2 गुणा 1, और साथ में है बच्चों धन ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का सिर्फ 1 अणु मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन 1 होगा। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है बच्चों 16। जरा ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हम 2 गुणा 1 अर्थात 2 प्लस 16 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर 2 क्या है? 2 असल में है 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का भार। इसी तरीके से 16 क्या है बच्चों? सॉरी, 1 ऑक्सीजन परमाणु का भार, ठीक है। एक बार थोड़ा सा स्क्रीन को देख लीजिए, शायद मेरे चेहरे से छुप रहा होगा। आशा करता हूं आपको दिखा होगा ठीक से। तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का भार 2 है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार 16 है।
यदि बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात निकाला जाए तो देखिए ज़रा, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना आया बच्चों? 2। अनुपात का अर्थ होता है भाग देना। भाग देने का अर्थ है, यदि मैं अपॉन में लिख दूं ऑक्सीजन परमाणु का भार यानी कि 16। आप इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं बच्चों। सॉल्व यदि हम करेंगे तो ये आएगा 1/8 और 1/8 को एक विशेष अनुपात में लिखा जा सकता है, अनुपातिक रूप में 1:8। कक्षा 8 में आपने इससे भी अच्छी तरीके से आपने मैथमेटिक्स के अंदर ये चैप्टर पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो हमारे मैथमेटिक्स के जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे बच्चों, तो उस वक्त मैं आपको इसकी अच्छे से व्याख्या एक बार कर दूंगा। तो हमें पता क्या चला बच्चों, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन परमाणु का भार अनुपात 1 ऑक्सीजन परमाणु का भार, 1 ऑक्सीजन परमाणु का भार। तो बच्चों इनका अनुपात कितना आता है? 1:8। और ध्यान रखिएगा कि 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु किसके अंदर हो सकता है? सिर्फ जल के अंदर हो सकता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ, एक बहुत ही शानदार कंक्लूजन निकल कर आता है बच्चों, जो कि आपके एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन भी है और व्याख्या सहित नहीं है। तो व्याख्या मैंने आज आपको करवा दी है। व्याख्या के लिए कुछ अपने दिमाग को आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा बच्चों। कुछ ज़्यादा आगे की चीज़ों के लिए अगर आप जाएंगे तो पीछे की चीज़ें जो, या फिर जो अभी की चीज़ें आपके कोर्स में हैं, वो आपको अपने आप ही हल्की लगने लगेंगी। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जल के एक अणु के अंदर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात 1:8 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बच्चों। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, जब आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उसमें सीधे पूछा जाता है और आगे तक बच्चों से पूछा जाता है। कक्षा 11वीं तक आपके लिए ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा बच्चों, क्योंकि जिन नियमों को आप यहाँ पर बहुत ही छोटी फॉर्म में पढ़ेंगे, संकुचित रूप से पढ़ेंगे, उन नियमों को आपको काफ़ी बड़ा करके कक्षा 11 में पढ़ना होगा। इस वजह से 9वीं कक्षा का बहुत सारा सिलेबस बच्चों 11वीं कक्षा में हूबहू है। इसीलिए आपको इस कक्षा को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली पढ़ना होगा। और ध्यान रखिएगा, जब भविष्य में इंजीनियरिंग के कंपटीशन एग्जाम्स आते हैं तो वहाँ पर 9वीं और 11वीं के कंसेप्ट से 60% क्वेश्चन होते हैं, जबकि 12वीं के कंसेप्ट से लगभग 40% के आसपास। तो आपको 9वीं और 11वीं को बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से लेना है। चलिए, तो हमने जाना कि जल के एक अणु के अंदर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात 1:8 होता है। चलिए बच्चों, तो ये हम लोगों ने अणु और परमाणु के बीच में छोटा सा विभेद करने का एक प्रयास किया है एक उदाहरण के माध्यम से। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। इसके बाद आप जानते हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें कही सुनी बातें हैं। जब तक इनके विषय में कोई नियम आपको नहीं बताया जाएगा, तब तक आप स्वयं इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। यदि बच्चों कोई बात सोच में हो तो उसको कहते हैं हम दर्शन, और यदि दर्शन का प्रमाण मिलने लगे तो उसको हम कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान और कुछ नहीं है, एक सोची गई चीज़ को प्रामाणिक रूप से सामने रखना है। तो हम अगले ही कक्षा में इनसे संबंधित विभिन्न नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, और आशा है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप हमारी ओर से ऐसे ही वीडियो की और अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप बीमारी के इस दौर में सेफ जीवन व्यतीत करें और साथ ही साथ हमारे लेक्चर्स का आनंद लेते रहिए। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ उपस्थित होंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।